आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज को एंड बेसिकली हम बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट को कवर कर रहे हैं और बैंकिंग हिस्ट्री हमारा सेक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नेशनलाइजेशन ऑफ फीस के साथ में और बेसिकली हम देख रहे थे बैंक्स के बारे में जो कि नेशनलाइज हो गए इन द ईयर ऑफ 1969। ओके, और बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तक। ओके, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मोर बैंक्स के बारे में जिन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए इस नोट के साथ शुरू करते हैं इस लेक्चर को। टॉपिक नेम है फाइनेंशियल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस। इंडेक्स है हमारा बैंकिंग हिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे इंडियन बैंक के बारे में। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो पड़ते हैं आपके चेन्नई में। 1907 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के लिए मशहूर है सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स में इंडिया के। ओके, अब चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में देखते हैं इंडियन बैंक्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली अगर आप बात करें फाउंडर के बारे में तो फाउंडर थे इसके वी कृष्ण स्वामी अय्यर। वी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये थे फाउंडर इंडियन बैंक के। और बेसिकली अगर हम बात करें मोटिव के बारे में, अगर कुछ जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है किसी चीज को, कुछ ओपन कर रहा है, यानी मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ मोटिव होगा इसके पीछे। तो बेसिकली जो वी कृष्ण स्वामी अय्यर थे उन्होंने स्टैब्लिश किया इंडियन बैंक को इन व्यू ऑफ स्वदेशी मूवमेंट में, इन व्यू ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ओके, और ये था करेक्ट टाइम जब जो ब्रिटिशर्स थे अर्बन हंट बैंक था वो कोलैप्स हुआ था। ओके, तो यहाँ पे दो मेन चीजें थी जो कि इंडियन बैंक की फॉर्मेशन की तरफ ले गए वी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा। पहला है कि इंडिया जो था वो स्वदेशी मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा था, और सेकंड था जो ब्रिटिश अर्बन हंट बैंक था वो कोलैप्स हुआ था। तो ये था अपॉर्चुनिटी और ये था आपका मोटिव बिहाइंड सेटिंग था इंडियन बैंक। ऑलराइट, तो स्वदेशी मूवमेंट कहता है बेसिकली हमारा। चलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था हमारा वो बेसिकली स्टार्ट हुआ आपका ड्यू टू द बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन द्वारा इसका मतलब क्या था? तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में तो ये एरिया जो था आपका ये बंगाल था, और 1905 से पहले यहाँ पे सिर्फ एक ही बंगाल हुआ करता था। 1905 में जो ब्रिटिश फोर्स रहे थे आपके, ब्रिटिश वॉर्स रहे थे जिनका नाम क्या था, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ये फैसला लिया कि वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे दो फेसेस में, वेस्ट बंगाल में और उसके बाद ईस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे दो बंगाल थे जो इन्होंने बना दिए। इन्होंने बोला कि हमने ऐसा किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस जो है वो सुधारा जा सके। और इन्होंने क्लेम किया कि बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था, सिंगल एंटिटी से कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उन्होंने उसे दो हिस्सों में बांट दिया ताकि दो डिफरेंट अथॉरिटीज उसे कंट्रोल करें और मैनेज करें, और यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन ये गलत था। बेसिकली जो मोटिव था वो था हिंदू मुस्लिम क्लैश करवाना, या हिंदू मुस्लिम यूनिटी को
सेपरेट कर देना। जो वेस्टर्न पार्ट था बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड था, ईस्टर्न पार्ट जो था बेसिकली वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। ओके। बिफोर 1905 ये यूनाइटेड थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको डिवाइड कर दिया। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये सेपरेट हो जाए एक दूसरे से। ऑलराइट। तो इसकी वजह से जो इंडियंस थे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की 1907 में। और स्वदेशी मूवमेंट जो था बेसिकली वो फोकस करता था आपका सेल्फ रिलायंस गोल पे। इसका मतलब हुआ कि जो इंडियंस हैं वो इंडियन चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे। और जो वी किशन स्वामी अय्यर थे उन्होंने इंडियन बैंक को स्टैब्लिश किया। जब जो ब्रिटिशर्स थे उसका जो बैंक था अर्बन हंट वो कोलैप्स कर गया, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी इसमें, इनवाइट करना इंडियंस को इंडियन बैंक इस्तेमाल करने के लिए। ऑलराइट। तो ये थी स्टोरी बिहाइंड द स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बैंक। ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स थे मुंबई में, स्टैब्लिश हुआ 1906 में। लीडिंग नेशनलाइज बैंक था विथ रिच हिस्ट्री। क्योंकि कौन थे फाउंडर इस बैंक के? चलिए गैस कहते हैं। जो फाउंडर थे वो थे आपके सर सैसम जे डेविड। ऑलराइट। अलोंग विथ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके। तो क्योंकि जो बैंक ऑफ इंडिया था वो स्पेशली स्टैब्लिश किया गया जैसम जे डेविड के द्वारा बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे के साथ में मिलके, तो ये जो बैंक था ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया फैसिलिटेट करने के लिए मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को। क्योंकि ये वो लोग थे जिनको रिक्वायर्ड थी बैंक्स की हमसे ज्यादा, नॉर्मल पीपल से ज्यादा। ओके। तो ये था आपका बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, स्टैब्लिश हुआ 1919 में। की प्लेयर है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। ओके। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है फाउंडर। फाउंडर है श्री सेठ सीताराम पोडर। श्री सेठ सीताराम पोडर। तो ये थे फाउंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। ओके। और बेसिकली ये जो बैंक था वो इनॉग्रेट किया गया महात्मा गांधी द्वारा। ऑलराइट। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। बाद में इस बैंक को एमलगेट कर दिया गया विद दो मेजर बैंक के साथ में, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ में। क्योंकि जो रिपोर्ट थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो क्लैरिफाइड कर चुके थे कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्र बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, ये एबल नहीं है अपने आप सेपरेटली ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट मर्जर जो था वो प्रपोज किया गया, तो इसीलिए इनको एमलगेट कर दिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात हमारे पास है इंडियन ओवरसीज बैंक। स्टैब्लिश हुए चेन्नई तमिलनाडु में, हेडक्वार्टर्स थे चेन्नई में। ईयर था 1937। मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है विद इंटरनेशनल ऑपरेशंस के साथ में। क्योंकि अगर आप ओवरसीज वर्ड को यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये आपका नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए ही ओपन हुआ था, मेनली तो फैसिलिटेट करने के लिए। ओके। तो यदि हम बात करें इसके बारे में
तो फाउंडर थे आपके एम चिदम्बरम चेट्टियार। ओके, तो जो एम चिदम्बरम चेट्टियार थे वो फाउंडर थे। और यदि हम बात करें इनिशियल ब्रांचेस के बारे में इस बैंक की, तो वो थी कराईकुड़ी, मद्रास और रंगून नियर। और इसको हम रंगून नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, तो ये थी वो प्लेसेस जहाँ पे इसको फर्स्टली स्टैब्लिश किया गया था। और जो मेन एम की अगर हम बात करें तो मेन एम था फॉरेन ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना, क्योंकि 1937 के दौरान जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वही मार्केट में नहीं थे, बल्कि इंडियन मर्चेंट्स भी मार्केट में थे जो कि अपने आप को बढ़ाना चाहते थे। तो इनके फॉरेन ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक को स्टैब्लिश किया गया बाय एम चिदम्बरम चेट्टियार द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बैंक है हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हेडक्वार्टर्स है पुणे महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश हुआ 1935 में। रीजनल बैंक है, प्राइमरी सर्व करता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को, क्योंकि इसको स्टैब्लिश किया गया था स्पेशली फॉर महाराष्ट्र। ओके, तो अगर हम बात करें फाउंडर्स के बारे में तो बेसिकली इसको फाउंड किया गया वीजी काले द्वारा और डी के सत्य द्वारा। तो ये थे फाउंडर ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बेसिकली अगर हम बात करें पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के बारे में इस बैंक की, तो ये है आपका लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक महाराष्ट्र में। ब्रांच वाइज अगर हम देखें तो ये है लार्जेस्ट बैंक जिसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं महाराष्ट्र में जब बात आती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात हमारे पास है देना बैंक। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, एस्टैब्लिश हुआ था 1938 में और इसको मर्ज किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में 2019 में। और जो एस्टैब्लिश हुआ आपका 1908 में और ऑपरेशनल था 1910 से। ओके, तो अगर हम बात करें देना बैंक के बारे में तो बेसिकली इसको फाउंड किया गया देवकरण फैमिली द्वारा। देवकरण फैमिली जो थी वो थी फाउंडर देना बैंक के। और जो कंपनी नेम था इनका वो था देवकरण नैन जी बैंकिंग कंपनी। ऑलराइट, देवकरण फैमिली जो थे बेसिकली फाउंडिंग मेंबर्स थे और उन्होंने फाउंड किया इस बैंक को इन द नेम ऑफ देवकरण नैन जी बैंकिंग कंपनी। लेटर इसको चेंज कर दिया गया देना बैंक में। ओके, इन डिटेल्स को याद रखिएगा। और जब हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा सिंडिकेट बैंक। हेडक्वार्टर्स है मणिपाल कर्नाटका में, एस्टैब्लिश हुआ 1925 में और कैनरा बैंक के साथ मर्ज हो गया 2020 में। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें फाउंडर के बारे में तो जो फाउंडर हैं आपके वो थे आपके उपेंद्र अनंतपाल। उपेंद्र अनंतपाल जो थे वो थे फाउंडर सिंडिकेट बैंक के। और बेसिकली ये थे आपके बिजनेसमैन बाय दी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आप जो चाहें वो कह सकते हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया था। ओके, सेकंड मेंबर जो थे वो थे आपके वर्मन कुड़वा
वर्मन कुड़वा जो थे बेसिकली वो थे इंजीनियर बाय ऑक्यूपेशन। और थर्ड और जो लास्ट मेंबर थे, ऑलराइट, वो थे आपके वर्मन कुड़वाई थे बेसिकली। और जो मेन एम था इसका बेसिकली इस बैंक को स्टैब्लिश करने का, तो वो था आपका लो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। ऑलराइट, फॉर द पीपल ऑफ लो मिडिल क्लास फैमिली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स, जो हेडक्वार्टर्स है वो थे कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1943 और मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ में 1999 में, उसी सेम ईयर में जिस टाइम पे हमारे साथ कारगिल वॉर हुआ था। ऑलराइट, और इस कारगिल वॉर में इंडिया विक्टोरियस डिक्लेयर किया गया था। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के फाउंडर के बारे में, ऑलराइट, तो बेसिकली इसको फाउंड किया गया था मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं एक फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा, जिनका नाम था जीडी बिरला। जीडी बिरला जो थे वो फाउंडर थे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें टाइमिंग के बारे में, तो ये था टाइम आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसको फाउंड किया गया था। ओके, ऑलराइट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था आपका, आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में एक बार जल्दी से। तो बेसिकली क्या होता है कि ये टाइम था आपका 1939 का, और से 1939 से 1945, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध या फिर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हुआ था। ओके, हाँ, इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे जो कि इंडिया को रूल कर रहे थे, वो चाहते थे कि इंडियन सोल्जर्स को हम डिप्लॉय कर दें। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने डिमांड किया कंप्लीट इंडिपेंडेंस को, ओके, फ्रॉम दी ब्रिटेन। तो इन्होंने कुछ ऑफर्स दिए हमें, जैसे कि अगस्त ऑफर हो गया जो कि फेल हो गया था आपका। फिर आता है आपका क्रिस मिशन, जो इंडिया आया, जो भी आपका फेल हो गया। और क्रिस मिशन के बाद जो इंडियन साइड थी उसने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, जिसमें कि हमने एक फेमस डायलॉग स्टेटमेंट देखा था यहाँ पे, डू और डाई, करो या मरो। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, ठीक इसी टाइम पे जो जीडी बिरला थे उन्होंने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक को स्टैब्लिश किया था। तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है इलाहाबाद बैंक, हेडक्वार्टर्स है इसके कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। स्टैब्लिश हुआ 1865 में और मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के साथ में 2020 में। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसको फाउंड किसने किया था, किसने फाउंड किया इसको, ग्रुप ऑफ यूरोपियंस ने, जो कि फाउंडिंग मेंबर से इलाहाबाद बैंक के। ऑलराइट, और ये साल था 2020 का, जब इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक के साथ में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली 1969 के बाद, नेशनलाइजेशन के बाद, फिर से 1980 आता है हमारे पास, जब इंडियन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइज करती है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को। ओके, नेशनलाइज द बाकी बैंक्स को भी एज पर द नीड। और फिर हमने देखा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को, जैसे कि आंध्रा बैंक हो गया आपका। तो आइए बात करते हैं आंध्रा बैंक के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद, तेलंगाना में, और इसको फाउंड किया गया था 1983 में, और ये मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। तो बहुत से लोग आप जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो कैपिटल है तेलंगाना की, लेकिन क्यों हम इसको आंध्र से डिटेल करते हैं, तो बेसिकली ये साल था आपका 2014 का, जब आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया दो सेपरेट स्टेट्स में।
तेलंगाना में एंड आंध्र प्रदेश में। ओके, तेलंगाना जो है उसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और आंध्र की जो कैपिटल है वो है अमरावती। ओके, इन डिटेल्स को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब टॉपिक वापस आते हैं। तो बेसिकली 1923 में इसको स्टैब्लिश किया गया हैदराबाद तेलंगाना में, को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया 2020 में। किस साल में? 2020 में। ओके, तो फाउंडर कौन थे आंध्र बैंक के? तो जो फाउंडर थे आंध्र बैंक के वो थे प्रोमिनेंट इंडियन लीडर, और वो पार्ट भी रह चुके हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उनका नाम था डॉक्टर बी पतापी सीतारमैया, ये सीतारमैया भी कहते हैं। तो डॉक्टर बी पटापी सीतारमैया जो थे वो फाउंडर थे आंध्रा बैंक के। ऑलराइट, और बेसिकली ये पार्ट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास है कॉर्पोरेशन बैंक, हेडक्वार्टर्स है मंगलौर कर्नाटका में। स्टैब्लिश हुआ 1906 में, मर्ज कर दिया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में 20 में, 2020 में। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉर्पोरेशन बैंक के फाउंडर के बारे में, तो जो फाउंडर थे बेसिकली वो थे आपके खान बहादुर, या फिर आप हाजी अब्दुल्ला के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो खान बहादुर और हाजी अब्दुल्ला जो थे वो फाउंडर थे इस कॉर्पोरेशन बैंक के। और जो फाउंडिंग प्लेस थी वो थी आपकी उडुपी, उडुपी एट कर्नाटका। ऑलराइट, और बेसिकली अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की जो कि इसकी फॉर्मेशन में की गई थी, तो लगभग ₹5,000 जो था वो इनिशियल कैपिटल था, यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ बैंक। ओके, इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे फिर आएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, हेडक्वार्टर से मंगलौर कर्नाटका में। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओके, जिसके हेडक्वार्टर से नई दिल्ली में, स्टैब्लिश हुआ 1936 में, और न्यू बैंक ऑफ पंजाब ने इसको एक्वायर्ड कर लिया था 1993 में। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में, तो ये फाउंड किया गया था आपका मुल्क राज कोहली द्वारा 1936 में एट लाहौर में, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। उसके पश्चात लाहौर से जो हेडक्वार्टर्स थे उन्हें अमृतसर में शिफ्ट कर दिया गया। ओके, और अमृतसर से नई दिल्ली में। और आज भी जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली में ही है, और बेसिकली इसको एक्वायर्ड कर दिया गया न्यू बैंक ऑफ पंजाब द्वारा 1993 में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ऑलराइट, हेडक्वार्टर्स है इसके नई दिल्ली में, स्टैब्लिश हुआ 1943 में, और मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ में 2020 में। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर बैंक के बारे में, तो बेसिकली इसको फाउंड किसने किया था? राय बहादुर लालन ने। राय बहादुर लालन ने किस जगह पे? लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, इसके पश्चात फिर से जो हेडक्वार्टर्स थे उनको अमृतसर मूव कर दिया गया आज़ादी के बाद से, और अमृतसर से फिर से इसको दिल्ली लाया गया इन
1951। और तब से लेके आज तक जो हेडक्वार्टर्स थे वो आपके न्यू दिल्ली में ही थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास है पंजाब और सिंध बैंक। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, इस्टेब्लिश हुआ 1908 में, और ये स्टैंड अलोन नेशनलाइज बैंक रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये आज तक किसी की बैंक के साथ मर्ज नहीं हुआ और ये अब भी अकेला फंक्शन कर सकता है। तो बेसिकली इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहले था भाई वीर सिंह, सेकंड थे सुंदर सिंह, ऑलराइट, एंड थर्ड थे आपके तरलोचन सिंह। इन 3 लोगों ने मिलके पंजाब एंड सिंध बैंक को फाउंड किया था। ऑलराइट, और बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था लोगों की हेल्प करने के लिए, जो कि आपके पूरल एरिया से आते थे, पंजाब के गरीब इलाकों से भी बोल सकता। तो ये था एम बिहाइंड स्टैब्लिशिंग द पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर आता है विजया बैंक। हेडक्वार्टर्स थे बेंगलोर कर्नाटका में, स्टैब्लिश हुआ 1951 में, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया 2019 में। ओके, तो यदि हम बात करें विजय बैंक के बारे में, तो उसको फाउंड किया था किसने? श्री ए बी शेट्टी ने। श्री ए बी शेट्टी ने, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे इस बैंक के। ओके, और बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया था दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और एक प्रोमिनेंट बैंक था जब तक ये मर्ज नहीं हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को खत्म कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आए होंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आए होंगे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बैंकिंग हिस्ट्री के साथ में, लेकिन डिफरेंट टॉपिक के साथ में। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, और रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।